आज से 111 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह समुद्र में समा गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 111 साल बीतने के बाद भी समुद्र का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 111 साल बाद भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। आज के इस वीडियो में कुछ विशेषज्ञों द्वारा बताए गए रहस्यों के जवाब को सामने रखेंगे। कहा जाता है ये जहाज डूब नहीं सकता था। इस विशाल जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता और ना ही कोई इसे डुबो सकता है। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबो नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारों को नष्ट कर दिया था। फ्लुमिनेंस फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरेलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब तक का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। हालांकि बाद में इन जहाजों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर सीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में कहीं ज्यादा सक्षम होती है। ब्लू बैंड हासिल करने की ओर बड़ी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफर पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर की सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते
सकते थे। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुई। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। टाइटैनिक हादसे की सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। यह जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। आज के समय में रडार और सोनार तो काफी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्री यात्रियों के चार्ट सब कहीं ज्यादा आधुनिक रूप में मौजूद है।